हेलो प्यारे लाल, क्या हालचाल है भाई? एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई शुरू करते हैं फटाफट अपनी क्लास को। सारे बच्चे आ जाइए, जिसमें हम आज कवर करने वाले हैं पर्सनावली 1.1 चैप्टर 1। ठीक है ना? हमने 2 क्वेश्चन लास्ट क्लास में कर लिए थे। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है, भाई साहब रिक्वेस्ट है जाके देख लो। एक एक सवाल करवाया है एकदम बेहतरीन स्टाइल में। ठीक है भाई? तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। तो शुरू करें, सारे बच्चे फटाफट आ जाओ। और रिक्वेस्ट छोटी सी है भाई कि अगर आपने स्टार्ट कर लिया वीडियो तो मेरे भाई पूरी देखना। सवाल सीधा आपके भेजे में उतार दूंगा मेरे भाई, सीधा इधर आएगा सवाल और आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। ठीक है? तो शुरू करते हैं फटाफट। तो सवाल नंबर 3। और हाँ, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ यार, सारे के सारे बालक नोट करते रहना साथ साथ। ठीक है? और निगाहें बोर्ड पे चील वाली। ठीक है, चलो। क्या है सवाल नंबर 3? कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं भाई। ठीक है, ये है सवाल नंबर। तो पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो पहला जो पार्ट हमने ले रखा है वो है 12, 15 और 21। कितना है भैया? 12, 15 और 21। ये आपका एनसीईआरटी है मेरे भाई। ठीक है, एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त स्टाइल में पढ़ेंगे क्योंकि बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम जीरो से समझ में आएगा सबको। चलिए तो हल देखना शुरू कर देते हैं भाई। करें क्या शुरू? पक्का शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं ना। तो भाई अभाज्य गुणनखंड विधि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा दी थी, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है? और एक्सरसाइज में पहला सवाल अभाज्य गुणनखंड विधि का है। जिसने नहीं देखी है लिंक आपको नीचे मिलेगा, आप जाके आराम से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, अभाज्य गुणनखंड विधि से भैया मैं यहां पर लिख रहा हूं 12, 15 और 21। ठीक है मेरे भाई? अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे भाई? 2 गुना में 2 गुना में 3। भाई 2 दूनी 4, 4 3 12। आया समझ में? जो बच्चा वीक है टेंशन नहीं लेनी, जो बच्चा पहली बार क्लास में है उसे भी टेंशन नहीं लेनी। इधर करके बताऊंगा कि कैसे अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो भैया 12 है हमारे पास, एलसीएम को ही, एलसीएम मेथड जो होता है आपका वो अभाज्य गुणनखंड विधि होती है। 2 से करेंगे कितने पे जाएगा? 6 पे। फिर 2 से करेंगे 3 पे, और फिर 3 से जाएंगे 1 पे। आगे समझ मेरे भाई? सच्ची बताओ यार, आगे समझ में? चलो। और ऐसे ही 15 को, तो 15 को तो लिख सकते हैं 3 गुना 5, और तो इसका कोई फैक्टर होता नहीं है भाई, और तो कोई गुणनखंड होता नहीं है। 15 को क्या लिख सकते हैं भाई? 3 गुना 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 21 को कैसे लिख सकते हैं भाई? भाई 3 गुना में 7 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 3 गुना में 7। इसका और तो कोई गुणनखंड होता नहीं है। आप ऐसे करोगे तब भी सेम टू सेम ही आएगा इसका, तो ऐसी कोई बात नहीं है। क्या यहां तक समझ में आ गई सारे बालकों को? क्या क्लियर है मेरे भाई? सारे के सारे क्या यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ा जाए? पक्का? चलिए भाई साहब आगे देखते हैं अब हम करने क्या वाले हैं। हमें बताना है एचसीएफ और क्या बताना है मेरे भाई? एलसीएम बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, बिंदास तरीके से बताएंगे, डोंट वरी। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं एचसीएफ बराबर, एचसीएफ निकाल देता हूं भैया। एचसीएफ क्या होता है भाई? लास्ट क्लास में बताया था, रिमेंबर करवा देता हूं कि लास्ट क्लास में यह बताया था कि भैया जो कॉमन हो सब में वो एचसीएफ होता है। समझ में बात आई? आई रिपीट, जो सब में कॉमन हो, जो सब में नंबर दिख रहा हो, वही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। इट इज क्लियर दैट? क्या मेरे भाई समझ में आ रही है? चलिए बहुत ध्यान से अब चेक करो भैया। इधर 2 है, क्या इधर भी 2 है? नहीं है, तो 2 तो हो नहीं सकता। चेक करो 3 है, दिख रहा है मेरे भाई? 3 दिख रहा है। क्या इधर भी 3 है? दिख रहा है 3। क्या इधर भी 3 है? दिख रहा है 3। क्या 3 सब में कॉमन है? क्या बताओ जल्दी, क्या 3 सब में है? ठीक है, चलो जी। तो मेरे भाई एचसीएफ मेरा कितना हो जाएगा? 3। और तो कोई चीज कॉमन नहीं है, और तो कोई चीज कॉमन नहीं है। इसको ब्लू से लिख देते हैं, है ना? तो एचसीएफ मेरे भाई कितना आ गया हमारा? एचसीएफ आ गया 3। बताओ कोई दिक्कत है क्या? आसानी से निकाल लिया। यही मेरे भाई अभाज्य गुणनखंड विधि होती है। क्लियर है? ऐसे ही हम एलसीएम निकाल लेंगे। अब एलसीएम क्या होता है भाई? जो कॉमन होगा वो तो है ही, और जो बच गया वो सारा का सारा। ठीक है? तो भैया ऐसे ही हम क्या निकाल देंगे? ऐसे ही हम एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम बराबर क्या? जो कॉमन है वो तो भैया ले लिया, मल्टीप्लाई। जो कॉमन है वो तो ले लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद 2 गुना 2 गुना 5 गुना में 7 ये बचा है। तो 2 गुना में 2 गुना में 5 और गुना में 7। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गई क्या मेरे भाई? जल्दी बता दो यार, होगी क्लियर? कोई डाउट नहीं है? चलो जी। जो कॉमन होगा एलसीएम में वो तो लेंगे ही, और जो बच जाएगा वो सब कुछ ले लेंगे मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है? आया समझ में? चलो जी। अब क्या करना है जी? मल्टीप्लाई करनी है, और क्या ही करना है। तो भैया देखो 3 दूनी 6,
6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 60 गुना में 7 कितना हो गया 420। कितना हो गया मेरे भाई 420। कितना हो गया 420। और ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना एलसीएम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और एचसीएफ ये रहा। क्लियर है मेरे भाई, समझ में आ गई क्या बात, कोई डाउट हुआ नहीं ना? फटाफट नोट कर लो यार, स्क्रीनशॉट लो धड़ाधड़। चलो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो और साथ साथ नोट करते भी चला करो, जो मैं बात बोलता हूं उसको भी नोट कर लिया करो। दिस इज द राइट वे, ये तुम्हारा सही रास्ता होगा बोर्ड अच्छा करने का। आई बात समझ में, स्कोर अच्छा कर जाओगे कि जो मैं बोलता भी हूं उसको कि जो सब में कॉमन हो, ऐसे बिल्कुल डिक्टो सेम लाइन में छाप लिया करो कि जो सब में कॉमन हो वही हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है कि नहीं है, ऐसे लिख लिया करो। ठीक है कि नहीं, चलिए तो अगले सवाल देखते हैं, फटाफट देरी ना करते, कर लिया नोट, चले आगे। चलिए बच्चों, तो भाई देखते हैं सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। कह रहा है भाई 17, 23 और 29 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आई होप कि थोड़ा बहुत सीख गए। यस और नो, अगर सीख गए हो तो बोलो यस सर हम सीख गए, कमेंट कर दो मेरे भाई कि यस सर हम थोड़ा बहुत तो सीख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे। हल देखते हैं भाई। तो अपने पास क्या नंबर है 17, 23 और हमारे पास है 29। ठीक है भाई, अब देखो यहां पे ध्यान से कि कुछ नंबर जो होते हैं वो अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या बोले तो मैंने जो आपकी लास्ट क्लास यानी बेसिक क्लास जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको सारी संख्याओं के बारे में डिटेल में बता रखा है। जिसने नहीं देखी हो जाके देख सकते हो, वहां से एक नंबर का एमसीक्यू में बोर्ड में बन जाता है सवाल। ठीक है ना, तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ऐसे निम्नलिखित में से बताइए। तो 4 ऑप्शन आएंगे, आपको एक टिक करना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए तो देखो मेरे भाई 17 प्राइम नंबर होते हैं यानी अभाज्य संख्या होती है, तो इसको लिख सकते हैं हम 17 गुना में 1। अभाज्य संख्या को हम 1 से गुणा कर सकते हैं, आया समझ में। 23 भी अभाज्य संख्या, तो इसको भी लिख सकते हैं 23 गुना में 1। और 29 भी मेरे भाई अभाज्य संख्या ही तो होती है। बता बता, होती है कि नहीं, झूठ मत बोल यार, होती है कि नहीं सच में। 17 गुना में 1, 23 गुना में 1 और 29 गुना में 1, ये सब की सब अभाज्य संख्या, ये सिर्फ अपने ही टेबल से कटती है। तो जो अभाज्य संख्याएं होती है वो अपने टेबल से ही कटती है। चलो अब हमें निकालना क्या है भाई, टेंशन नहीं है, एचसीएफ निकालना है। तो भैया एचसीएफ बराबर हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, जो दोनों में सेम होता है सर जी। तो भैया जो दोनों में सेम है, तो मुझे तो यहां पर क्या दिख रहा है, मुझे यहां पर जो है 1 नजर आ रहा है। तो यहां पर मेरा एचसीएफ कितना हो जाएगा, मेरा एचसीएफ हो जाएगा बेटा 1। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अरे भाई क्या किसी को कोई डाउट है, क्या कोई समस्या है मेरे भाई, यहां तक समझ में आ गया। बॉयज एंड गर्ल्स बहुत ध्यान सुनना है आराम से एकदम। अगर किसी को टेंशन है ना, 9th में अच्छा ना स्कोर हुआ है, 9th में मैथ समझ में नहीं आया, इसमें आपको 110% समझ में आएगा। ठीक है ना, बस थोड़ा सा फोकस रखना है ना। चलो अब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है भैया। अब एलसीएम क्या भाई, जो जोड़ा है वो तो सेम। अब एक बात बताओ, अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 ही रहेगा, फिर भी ले लेता हूं है ना, फिर भी जो सेम होता है वो तो लेते ही है। मल्टीप्लाई जो बचता है, तो ये तीनों बचे हैं, तो ले लो भैया 17 गुना में 23 गुना में 29। तो भैया इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, कर लेते हैं ना, कर लेते कोई बात नहीं। 17 का तो आता है टेबल भाई, देखो 17 3 51, 17 3 51, 1 5 बच गया, 17 दूनी 34, 34 और 5 39, 34 और 5 39, 391 गुना में 29। भैया इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, जो भी आंसर आए। ठीक है, तो कर लेंगे भाई। 9 एकम 9 और 9 9 81, 8 9 3 27, 27 और 8 27 और 3 30 और 5 35। ठीक है मेरे भाई, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 9 18, 1 2 2 3 6 6 और 1 7। ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2 और ये 8 और 5 सॉरी 3 हो जाएगा ये, और ये 8 और 5 13, 1 3 और 1 4 और 7 और 1 8। कितना हो जाएगा मेरे भाई एलसीएम, ये हो जाएगा। यार कुछ गड़बड़ नहीं हो गई क्या, आंसर मैच कर लेते एक बार है ना, एक बार आंसर मैच करते। चलो एनसीईआरटी में 17 23 और 29 है, 17 23 और 29 है। ठीक है, 17 3 17 17 17 51, 1 का हासिल लगे 5, 17 दूनी 34, 34 और 4 38 39। ठीक है यार, ये तो
और 29 की मल्टीप्लाई। चलो आंसर मैच करते हैं सेकंड का, है ना, फटाफट तुम्हारे सामने ही कर देता हूं एनसीईआरटी से। तो सवाल नंबर सेकंड है, एचसीएफ तो एक है और एलसीएम है 11339, 11339 है भाई, है ना। कहीं मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन में, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा करते हैं ना, दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए भाई, जो बचता है वो तो लेना ही पड़ेगा और जो होता है वो तो होता ही है सेम। तो 17 एकम 17, 17 गुना में 23, है ना, 17 गुना में 23, तो कर लेंगे भैया 23 गुना में 17, भाई 17 के 51, दोबारा सही से कर लेते हैं, 7 के 21, 2 7 दूनी 14 और 2 16, 3 का 3 और 2 का 2, तो ये हो गया 1 6 और 3 9 और ये 3, ये तो ठीक है भाई साहब। अब 29 का भी कर ही लेते हैं भाई, ठीक है, 29 का भी कर लेते हैं। 9 एकम 9, 9 नम 81 का 1 हासिल लगे 8 और 9 त्यों 27, 9 त्यों 27 और 8 35, 27 और 3 30 और 5 35, बिल्कुल ठीक। 2 एकम 2, ठीक है भाई, 2 नीम 18, 1 बचेगा और 2 त्यों 6 और 1 7, यार ये क्या हो रहा है भैया, 9 का 9, 2 और 1 3, 8 5 13, 1 और 7 3 10 और 1 11, हाँ सही तो है, कैरी नहीं जोड़ा था यार, है ना, 7 3 10 और 1 11, तो कितना आ जाएगा 11,391, कितना आ जाएगा 11,391 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11,391, ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। देखो बहुत ध्यान से, जब भी 10th में बच्चा फंसेगा कैलकुलेशन में फंसेगा, ध्यान रखना, इसलिए कैलकुलेशन जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो अपनी, एकदम इतनी खतरनाक कर लो ताकि मैथ्स भी गए बस कर यार, बच्चे की जान लेके मानेगा क्या, ठीक है। चलिए तो फटाफट नोट करो यार इसे, है ना, ये सारा स्किप कर देते हैं, ये हम लोग जो है इरेज कर देते हैं भैया, स्किप कह रहा हूं मैं, ये इरेज कर देता हूं यहां पर। चलो अब नोट कर लो, है ना, अब कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो सारे, कर ले नोट। चलिए तो अगले सवाल देखा जाए, चलिए भाई देरी ना करते हुए फटाफट अगला सवाल देखते हैं। तो देखो भाई थर्ड सवाल क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है कि 8 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। ये बात है, क्या ये तुम कर सकते हो, क्या ये होमवर्क दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, पक्की बात है, सारे बच्चे बोलो यस सर दे दिया जाए, हम इसका आंसर खुद कमेंट में आपको देंगे, क्लियर है, क्या कमेंट में दे दोगे। चलो भाई तो फिर तुम्हारा ही मान लेते हैं कि होमवर्क दे देते हैं, इसका आंसर सभी बहन और भाई जितने भी बच्चे हैं यार सब देख रहे हो, सबके सब कमेंट में इसका आंसर देना, ठीक है। तो चलिए फिर हम अगला सवाल देख लेते हैं, फिर क्या टेंशन है, सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, कहता है एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है, ठीक है, इसका मतलब समझना बाद में। एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। सवाल बेहद बेहतरीन है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, सवाल को पहले ही इसमें इंपोर्टेंट लगा लो, सवाल बोर्ड में आने लायक है, ठीक है। चलो जी समझते हैं सवाल को, सवाल क्या कह रहा है कि भाई एचसीएफ जो है इसका और इसका मतलब ये एचसीएफ ही दिया है मेरे भाई, क्या दिया है, एचसीएफ दिया है। क्या ये बात समझ में आई कि ये जो दिया है ना अपने को 9, ये इन दोनों का ये एचसीएफ दिया है, आगे समझ में। चलिए अब सॉल्यूशन देख लेते हैं भाई, इसका सॉल्यूशन क्या है इसका भैया, हल देखते हैं। चलो जी तो हल में हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं भैया, है ना, जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो अब लिखते हैं दिया है, दिया है क्या दिया है कि एचसीएफ बराबर 9 दिया है। क्या बात समझ में आ गई कि एचसीएफ बराबर कितना दिया है, 9 दिया है। अब ये संख्या जो दी है मैं इसको मान लेता हूं n1, इसको मान लेता हूं n2, वही सूत्र जो आप सोच रहे हो मेरे भाई, वही सूत्र सेम टू सेम, है ना। तो मैंने लिखा है माना पहली संख्या, माना पहली संख्या मतलब n1 बराबर कितना है 306 मान लिया, ठीक है। और दूसरी संख्या मेरे भाई, दूसरी संख्या n2 बराबर मान लिया 657। कोई दिक्कत है क्या भाई, यहां तक आगे समझ में बात, क्योंकि n1 और n2 नहीं दिया, हमने मान लिया कि ये n1 है और ये n2 है, ठीक है, हमेशा ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालना क्या है भैया, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, तो हम लिख देते हैं भैया हमें एचसीएफ जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक मेरे भाई, क्लियर है यहां तक। चलिए भाई प्रोसेस शुरू कर देते हैं। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम
जानते हैं भैया, क्या जानते हैं हम कि भैया N1 मल्टीप्लाई बाई N2 बराबर होता है HCF इंटू में LCM के। क्या ये बात आप लोगों को पता है? क्या ये बात मैंने करवाया था? सॉरी करवाई थी। क्या ये फॉर्मूला मैंने करवाया था? N1 मल्टीप्लाई N2 यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM के गुणनफल के। क्लियर? चलो जी वैल्यू पुट करते हैं, क्या दिक्कत है, टेंशन वाली बात नहीं है। अब N1 की वैल्यू कितनी है भैया? 306। तो ये लो जी 306, सॉरी ये लो जी 306 मल्टीप्लाई N2 कितना दे रखा है? 657। कितना दे रखा है? 657 दे रखा है। बराबर में HCF कितना दे रखा है भाई? HCF 9 है। मल्टीप्लाई LCM अपने को ज्ञात करना है, तो ये लो जी LCM। यहां तक समझ में आ गई क्या भाई? कोई दिक्कत मेरे भाई? नहीं है दिक्कत। चलिए इधर आ जाते हैं। अब देखना बहुत ध्यान से कि भाई मुझे LCM चाहिए, बहुत ध्यान से LCM चाहिए। इन दोनों के बीच में साइन कैसा है? मल्टीप्लाई। और जब मल्टीप्लाई इधर आता है तो डिवाइड बन जाता है, ध्यान रखना। अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है इधर, उसको इधर लाया जाए तो डिवाइड में हो जाएगी। प्लस में है इधर लाया जाए तो माइनस में, माइनस में है इधर लाया जाए तो प्लस में, और ये दोनों तरफ अप्लाई होती है। आप जिधर भी बदलोगे हमेशा साइन चेंज होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं LCM निकालना चाहता हूं, तो भैया क्या हो जाएगा मेरा LCM? तो ये LCM बराबर हो जाएगा मेरा इनका मल्टीप्लाई यानी कि 306 गुना में 657 और अपोन में कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आ गया भाई समझ में? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी? नहीं जी, चलो बहुत बढ़िया भाई। नहीं है परेशानी फिर टेंशन नहीं है। समझ में आई बात? क्लियर है? क्या दोबारा बताने की जरूरत है? नहीं है जरूरत, क्योंकि आसान है ना। अब क्या करेंगे भाई, इससे इसको डिवाइड कर लो। तो भैया 9 से काटेंगे, इसको कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, चेक कर लेते हैं भाई। 9 सत्ती 63, 9 सत्ती 63, कितना बचेगा? 2, 7 उतार लेंगे 27, 9 3 27, कट जाएगा भाई पूरा पूरा, है ना। तो कितने पे कटेगा? 73 पे। तो ये हो जाएगा मेरा 306 और गुना में 73। मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर लो भैया मल्टीप्लाई। 306 और ये 73 की मल्टीप्लाई कर लो सर भाई। 3 6 18 का 8, 1 कैरी, 3 0 0 1 का 1 और 3 3 9 मल्टीप्लाई। 7 6 42 का 2, 4 कैरी, 7 0 0 4 का 4 और 7 3 21। तो भैया ये 8 हो जाएगा, 2 और 1 3, 4 और 9 13, 1 और 1 2 और ये 2, 22,338। तो कितना आ जाएगा भाई? 22,338। कितना आ जाएगा मेरे भाई LCM? LCM हमारा आ जाएगा 22,338। कोई दिक्कत है क्या भाई? आ गया आराम से समझ में? कोई डाउट परेशानी किसी भी बालक को भाई बिंदास बताया करो, कमेंट में लिख दिया करो यस सर मुझे डाउट है, तो मैं कमेंट देख लिया करूंगा और दोबारा उस चीज को बता दिया करूंगा। इस बात की बिल्कुल कतई टेंशन ना लो कि ऑनलाइन पढ़ाओगे दोबारा नहीं बताऊंगा, कमेंट सर के पढ़ूंगा मैं, ठीक है। चलिए तो फटाफट नोट करिए इसको, ये रेज कर देते तब तक कैलकुलेशन, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट, जल्दी जल्दी ले लो। ले लिया? चलिए, और बहुत खास सवाल था भाई, इसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ऐसे कुछ टाइप के सवाल, ठीक है। तो देरी ना करते अगले सवाल पे चलते, चलो मेरे भाई। चलो भाई तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, ध्यान से समझेंगे, रेड मार्कर ले लेता हूं ना। कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो याद करो जिसने पहली वीडियो देखी है, मैंने एग्जांपल में करवाया था कि 4 की पावर n, 8 की पावर n। आई बात समझ में? तो ये डिक्टो सवाल है ना, डिक्टो सवाल है। तो इसको क्या कर लेते हैं हम, हल कर लेते हैं, बड़ी आसानी से कर लेंगे और समझ में जाएगा, टेंशन मत लो, है ना। सारे बच्चे आराम से पढ़ो, एकदम मस्त बिंदास, ठीक है ना। चलो देखो भाई, जांच कीजिए, तो कर लेंगे जांच, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया हमारे पास जो संख्या दी है, हमारे को दी है 6 की पावर n। क्या दी है? 6 की पावर n। और n कोई प्राकृत संख्या 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है ना। तो भैया जब 6 की पावर n के मैं गुणनखंड करूंगा तो क्या मैं लिख दूंगा 2 की पावर 2 गुना में 3 की पावर n। क्या गुणनखंड यही होते हैं, 2 गुना में 3। अब एक बात बताओ, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर किसी के गुणनखंड में 2 और 5 अगर दोनों मौजूद हो, ध्यान सुनना, 2 और 5 दोनों मौजूद हो तब वो संख्या 0 पे समाप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। चेक करो भैया, 2 तो है
पर 5 है क्या? नहीं है। तो इसीलिए हम कह देंगे कि भैया ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्या कहेंगे? हम लिखेंगे अतः 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 है परंतु 5 नहीं है, इसीलिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, भैया यही आंसर है। इतना सही आंसर होता है इसका। आया समझ में कि भाई शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, कि 2 तो है पर 5 नहीं है। जब हो सकती है जब 2 और 5 दोनों हो। जैसे मैं लिख दूं यहां पर 20 है और 20 की पावर n बताओ क्या 0 पर समाप्त होगी? तो भैया जब इसके गुणनखंड करूंगा तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो ये बनेंगे। समझना इस बात को। अब चेक करो, जब 20 के गुणनखंड करे भैया हमने तो क्या हुआ? 2 भी है और 5 भी है। 2 और 5 दोनों है, कम से कम एक बार 2 है, एक बार मैक्सिमम कितने टाइम हो जाए? आगे समझ में। तो ये संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। चेक कर लो, अगर मैं 1 ले लूं तो 20 कम 20, तो चेक करो 20 है कि लास्ट में नहीं है? आगे समझ में। तो ये इसका क्या हो जाएगा? छोटू सा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए कोई दिक्कत, डाउट आई, कोई परेशानी? इतना आसान था यार। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं फिर। फटाफट नोट कर लो, पहले तो नोट कर लो, यही है इसका आंसर। चलिए भाई, तो अगला सवाल देखते हैं बिना देरी करते हुए। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या है? अब ये सोच रहे हैं सवाल नंबर 6 क्यों नहीं करवाया? क्योंकि सवाल नंबर 6 भाई होमवर्क है, क्योंकि इसमें सिर्फ ये बताना है कि भैया संख्या भाज्य क्यों है, संख्या जो है वो भाज्य क्यों है। तो भाज्य संख्या होने का मतलब है कि कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए उसके। कितने गुणनखंड? कम से कम 3 गुणनखंड। अगर 3 गुणनखंड है तो वो भाज्य संख्या है, अन्यथा वो नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, तो 7वां सवाल क्या कह रहा है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है मेरे भाई? वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को ये 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को भैया 12 मिनट लगते हैं। ठीक है कि नहीं है? मान लो कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। मान लो रवि यहां पे है, ये एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, यहां पे रवि है और यहीं पे आपकी सोनिया है। ठीक है, दोनों यहीं पे है, एक ही जगह दिख रहा है। अब दोनों सेम तरीके से शुरू करते हैं, सेम जगह से शुरू करते हैं, सेम स्पीड में शुरू करते हैं चलना। ठीक है ना? अब मान लो ये चली सोनिया चली, ये कौन चल रही है? सोनिया चल रही है भैया, सोनिया। ठीक है, तो सोनिया को लगते हैं टोटल 18 मिनट। कितने मिनट? 18 मिनट। और जब रवि चलता है, ये रवि है भैया, क्या ये रवि को लगते हैं भैया कितने? 12 मिनट। आई बात समझ में? ये कहना चाहता है एक ही जगह से चलना शुरू करेंगे, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। फिर कहता है कि एक ही दिशा में, डायरेक्शन भी सेम ही है, इधर ऐसे चल रहे हैं, रवि भी ऐसे ही चल रहा है भैया। ठीक है, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो कितने समय बाद वे यहीं आकर के मिलेंगे, ये बताना है भाई। आया समझ में? पुनः किस स्थान पर मिलेंगे? तो सिंपल सा है, इसमें आपको निकालना होगा HCF। क्या निकालना होगा? HCF। छोटा सा सवाल है ना, ज्यादा बड़ा सवाल ये है नहीं बिल्कुल भी। तो भैया रवि को लगते हैं 18 मिनट और सॉरी रवि को लगते हैं 12 मिनट, सोनिया को लगते हैं कितने मिनट? 18 मिनट। तो सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? सोनिया को चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट? 18 मिनट। ठीक है भाई। और ऐसे रवि को चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं मेरे भाई? 12 मिनट। तो कहते हैं दोबारा किस स्थान पे, अगर ऐसा सवाल है कि वे पुनः किस स्थान पर मिलेंगे,
तो ध्यान रखना आपको HCF ही निकालना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे भैया HCF किसका, 18 और 12 का। तो भैया कितना आ जाएगा, इसको मिला दूं, अब मैं इरेज कर दूं इसको, चलो इसको मैं इरेज कर देता हूं एक बार, है ना, देखना बहुत ध्यान से। तो भाई इसके फैक्टर कर लेंगे, इसके फैक्टर क्या होते हैं, 2 दूनी 4 तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी, 2 तियो 6, अरे 2 ही क्यों लिख रहा हूं, 2 तियो 6, 6 तियो 18, ठीक है भाई। 2 गुना में 3, 3 गुना में 3, यानी कि 2 तियो 6, 6 तियो 18 हो गए गुणनखंड। 12 की कर लो भैया, 12 क्या हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 तिये 12। आगे मेरे भाई समझ में आ गया, क्लियर है क्या, यहां तक कोई दिक्कत है, उन्हें प्रारंभिक किस स्थान पर मिलेंगे। तो भैया कितना आ जाएगा, चेक करो यार कितना आ जाएगा, बराबर यहां पर लगा लेते हैं, दोनों में सेम हो वही तो HCF है। तो भैया 2 है, इधर भी 2 है, तो 2 तो है ही HCF, इधर 3 है, इधर भी 3 है, कनेक्ट हो गए, तो ये 3 भी है, और कोई है क्या, नहीं है। तो भैया HCF कितना हो जाएगा, भैया कितना हो जाएगा, 2 तियो 6 हो जाएगा। बात समझ में आई क्या मेरे भाई, क्लियर है, बस इतना सही सवाल है। ये सवाल जो दिखने में लग रहा है भारी भरकम, इसका सॉल्यूशन इतना ही छोटा है। आया समझ में, कोई दिक्कत है क्या, नोट कर लो भाई पहले जल्दी, चलो। तो आई होप कि क्लास में आपको मजा आया होगा, सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी, एक एक सवाल हमने देख लिया है। जो होमवर्क दिया है मेरे भाई उसको जरूर कमेंट करना, अगर आए तब भी, ना आए तब भी बोल देना सर ये नहीं आया है, आप करवा दीजिए, तो मैं अगली क्लास में आपको जरूर से जरूर करवाऊंगा, ठीक है मेरे भाई। सारे बच्चे एकदम मस्त बिंदास तरीके से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और गर्मी आ गई है भैया, गर्मी में पढ़ना बहुत जरूरी है। गर्मी तो मैं हमेशा कहता हूं कि गर्मी तो ना मई में होती है ना जून में होती है, गर्मी तो ना मई में होती है ना जून में होती है भाई साहब, गर्मी तो आपके जुनून में होती है। अगर जुनून है ना तो हर चीज पॉसिबल है, आपको हर चीज आ जाएगी, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, कुछ भी हो, एक्सेट्रा। आया समझ में, तो भैया मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए यार।